हेलो टीचर्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से कृष्ण नर्सिंग एकेडमी में। जैसा कि बहुत सारी डिमांड आ रही थी एम्स जोधपुर के नर्सिंग ट्यूटर्स के जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया था, इसके बाद अभी जैसे ही आप सबके पास नोटिफिकेशन है, आप सब वेट कर रहे हैं उसी एग्जाम का नर्सिंग ट्यूटर एम्स नागपुर, जो कि आज से ठीक 3 दिन बाद है। तो इसी के बेस पे जो भी टीचर्स, जो भी फैकल्टीज जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज थ्रू एम्स में अपीयर करने की और एम्स में जॉब्स के लिए जो ड्रीम्स कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के हैं बेसिकली, और वैसे तो एम्स में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एंग्जाइटी, जो एंग्सियसनेस आप में है क्योंकि आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, मे बी क्योंकि कोई सोचता नहीं, एवरीवन विल थिंक लाइक नेटिव प्लेस पे जॉब है देन इट्स ओके। सो बहुत सारे टीचर्स ने अप्लाई किया है, बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कोई तो एक्सपीरियंस पर्सन हो जिसने एग्जाम पहले क्लियर किया हो, पहले एग्जाम दिए हो, इंटरव्यू फेस किया हो, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। एम्स जोधपुर का जो प्रीवियस पेपर्स अपन ने अपलोड किया था उसे बहुत सारे लाइक्स आए और बहुत सारे फॉलो किया गया, और अपनी ऐप जो किरोशा एकेडमी है सब ने डाउनलोड की, मैसेज किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम देने का, तो मैं जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा, कि मैंने ऑल ओवर इंडिया जो भी नर्सिंग के एग्जाम है आज तक क्लियर कर लिए हैं। एपी के लिए ट्राई नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी। तो अभी प्रेजेंटली लास्ट एम जोधपुर का जो नर्सिंग ट्यूटर था एग्जाम, वो रिटर्न क्लियर था, इंटरव्यू भी अपीयर किया था। उसके बाद वी आर वर्किंग इन द क्लिनिकल बेसिस, तो देन आवर रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर लेस। कोई भी रीजन हो सकता है इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्राउड फील होता है कि नर्सिंग में आज तक कोई भी एग्जाम है सब क्लियर किए, एंड वी आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, यूएस, आरएनए एंड मेनी मोर एग्जाम। विल थिंक अबाउट अब्रॉड एग्जाम नाउ। सो लास्ट 9 years वी आर वर्किंग ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2013 to 2022. So we have a brief little bit knowledge about how to clear the competitive exam. So now, as per your anxiety and your preparations, I am telling you, nursing tutor exam is less competitive than nursing officer exam or staff nurse grade 2 exam in AIIMS. Note my word. Don't worry, your paper will be very easy, competition will be very easy, as this written exam is just for appearing person. As you will shortlisted, then you have to go to the interview and your interview marks will be finalized and you will get the selection based on your interview. So ये जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ही एकदम शॉर्ट लिस्ट नेचर का है। डोंट वरी, जैसे कि आप सबको पता था एम्स देवघर का एग्जाम हुआ, अपना एम्स देवघर का एग्जाम हुआ 2022 में। पेपर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फ्यू क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे आप देख लेना कि किस पैटर्न का एग्जाम है और आप किस बेस पे इजीली कर पाते हो। अब कंसर्न ये है, जो प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग जॉब कर रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और वो थ्योरी बेस पे कंसर्न करते हैं, कॉम्पिटिटिव का उनके कल्चर ही नहीं है। सो छोटी छोटी चीज़ें वो गलत होती हैं। तो अब देखना, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू क्लियर दैट ऑल क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन गेट or how you can shortlist in this exam. Okay, we'll move on to एम्स देवधर पेपर। जो एम्स देवधर का 2022 का पेपर आया था उसके बारे में लिटिल बिट देखेंगे, तो आप भी आश्चर्य करोगे, यार एम्स ट्यूटर में भी ऐसे एग्जाम पेपर आते हैं क्या? As you all are teaching to your student and many teachers are working in very well college, like you are working in a very good institute. Then we'll go through a few question. The abbreviation stand PPE. PPE का full form क्या है? What is the full form of the PPE? Private Public Efficiency. B. Personal Protective Equipment. C. Public Private Efficiency. D. Personal Problem Eradication. तो क्या personal problem को eradication करना है क्या? No. Personal Protective Equipment. I hope अभी तक 2 क्वेश्चन थे, 100% आपके राइट होंगे। थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? All of the following are physical risk associated with immobility of the patient. All of the following are physical risk associated with the immobility of the patient. इस patient को immobility की वजह से patient की physical risk factor क्या डेवलप हो सकते हैं? ऑप्शन ए
लॉस ऑफ द सेल्फ स्टीम। मेक श्योर करना एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे जिसके पीछे एक्सेप्ट लिखा होगा, जिसके पीछे क्या लिखा होगा, एक्सेप्ट, और आप एक्सेप्ट पे माइंड नहीं करेंगे क्योंकि उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ऑप्शन ए लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, ऑप्शन बी इंक्रीज रिस्क ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी रिस्क ऑफ द सोर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी रिस्क ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। मींस इफ पेशेंट इज इमोबिलाइज्ड, इमोबिलिटी मींस बेड रिडन पेशेंट है, पेशेंट क्या है, बेड रिडन है, देन यहां पे की टर्म है फिजिकल रिस्क एसोसिएट, मतलब उसकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट करेगा। तो आप सबको पता है इंक्रीज रिस्क ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी हो सकती है। अब मेक श्योर करना अगर डीवीटी हो सकती है तो होती है, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं होता है। अब मैं डीवीटी के बारे में बता दूं, डीवीटी में कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो याद रखना डी डाइमर टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, डी डाइमर टेस्ट। क्लियर है, क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में। रिस्क ऑफ द सोर डेवलपमेंट, सोर मतलब बेड सोर, प्रेशर अल्सर, क्लियर है, तो डेवलप होता है बेड रिडन पेशेंट को, ओके। रिस्क ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, जीआई मोटिलिटी रिड्यूस होती है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हैं। देन आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लॉस ऑफ द सेल्फ स्टीम। क्या लॉस ऑफ द सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम मास्लो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो सेल्फ स्टीम क्या है, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल, क्लियर है। तो यहां तो पूछा क्या है, फिजिकल, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया एक्सेप्ट में, योर आंसर इज ए, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनुरिया। एम्स जोधपुर का आपने वीडियो देखा होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन रिपीट होंगे पेपर में। एनुरिया का मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ और फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, बी लॉस ऑफ द वाटरी स्टूल, सी डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, डी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एनुरिया का मतलब क्या है, योर करेक्ट आंसर इज ए, एब्सेंस और फेलियर ऑफ द टू प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml, लेस देन 100 ml हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एनुरिया। यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml, एनुरिया, ओके। ओलिगुरिया का मतलब क्या है, ओलिगुरिया, ओलिगुरिया यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml को क्या बोलेंगे, ओलिगुरिया। और 400 ml तक यूरिन आपका ब्लैडर फिल हो जाए तब यू विल फील अर्ज ऑफ यूरिनेशन, ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ वाटरी स्टूल, लूज वाटरी स्टूल, इसे डायरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरिया। और एज पर द WHO की डेफिनेशन के अनुसार, इफ मोर देन 3 लूज स्टूल पर डे, लूज स्टूल पर डे, उसे बोलते हैं डायरिया। क्वेश्चन आ चुका है पहले। और इसकी डेफिनेशन में कंसिस्टेंसी, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लूज स्टूल मोर देन 3 times, दैट्स कॉल्ड डायरिया, ओके। डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, टर्मिनोलॉजी, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज डिसूरिया, डिसूरिया। पर क्वेश्चन में अपन 4 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, वो भी एग्जाम में पूछे हुए, ओके। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस, क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर नंबर में कितने होते हैं, तो ओनली सिंगल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर को इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, अगर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो, सीए हो, तो कौन सा कीमोथेरेपी ड्रग यूज करते हैं, तो याद रखना बीसीजी। यहाँ पे बीसीजी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे बीसीजी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बीसीजी क्या है, वैक्सीन है जो एट बर्थ ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए लगाते हैं। तो बीसीजी का एक और इंपॉर्टेंट रोल है जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, आपके सीए ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर हो तो उसमें यूज होता है, ओके। यहाँ पे अपन यूरिनरी ब्लैडर से डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको पूछ ले कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई का मेन कॉज क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, मेन कॉज ऑफ द यूटीआई इज ई कोलाई, ई कोलाई, क्लियर है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आप सबने देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर लाइन हर वर्ड पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो मार्क इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स फ्रॉम अ रिसीवर टू सेंडर। कम्युनिटी की बहुत टेक्स्ट बुक आपने चेक की होगी और स्टूडेंट की, तो रिसीवर से सेंडर को जो मैसेज कहलाता है, क्या कहलाता है, मैसेज, फीडबैक, कंटेक्स्ट और फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशन, तो सबको पता है क्या कहलाता है, फीडबैक। अब जो सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ये चैनल है आपका, और ये फीडबैक है, और ये मैसेज है, क्लियर है, ये हो गया आपका मैसेज।
तो यहां से यहां हुआ फीडबैक, यहां से हुआ सेंडर टू रिसीवर इज मैसेज। अब ये क्या कहलाता है, ये भी पूछा गया है, एनकोडर सेंडर, रिसीवर क्या कहलाता है, डिकोडर, रिसीवर क्या कहलाता है, तो डिकोडर। ओके क्लियर है, तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड इजी था, आपसे डिस्कस हो गया, आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉय इन्फॉर्म टू हायर अथॉरिटी, इफ एन एम्प्लॉय इन्फॉर्म टू हायर अथॉरिटी about the fellow employee or their employer who is breaking the law of professional code of the conduct, then it calls। अगर आपके कोई इंस्टीट्यूट में, आपके हॉस्पिटल में, आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में someone is breaking the law, either इंस्टीट्यूट का ओनर लॉ ब्रेक कर रहा है, एम्प्लॉय ब्रेक कर रहे हैं, तो कोई सबको बताए उसके बारे में और उसकी अवेयरनेस फैलाए, उसे क्या बोलते हैं पूछा है। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी नो, रिकॉर्ड कीपिंग नो, वर्बल स्टेटमेंट नो, इट्स कॉल्ड विसल ब्लोइंग, इट्स कॉल्ड विसल ब्लोइंग। तो इससे विसल ब्लोइंग से आप क्या करोगे, अनाउंस करोगे, लाइक दैट इट्स कॉल्ड। ओके सो विसल ब्लोइंग का मतलब पूछा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द कंडीशन इन विच ब्लड इज फाउंड इन द स्पूटम, ऐसा कोई क्वेश्चन नर्सिंग ट्यूटर में पूछता है क्या। स्पूटम के अंदर ब्लड पाया जाना उसे क्या बोलते हैं, हेमेटोमेसिस, एनीमिया, हिमोप्टेसिस, होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। क्लियर है, हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग, सबको पता होगा आपको। एनीमिया लेस देन 10 ग्राम पर डीएल, लेस देन 10 ग्राम पर डीएल क्या हो जाएगा, एचबी, तो उसे क्या बोलेंगे, एनीमिया। हिमोप्टेसिस, हिमोप्टेसिस मतलब ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्टूल को क्या बोलेंगे, तो मलिना बोलेंगे। होमियोस्टेटिस मतलब क्या है, बॉडी के अंदर का, बॉडी के अंदर का, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बॉडी, इसे क्या बोलेंगे, होमियोस्टेसिस। और हिमोस्टेसिस पूछ ले टू चेक द हेमरेज, उसे बोलेंगे हिमोस्टेसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लो फ्लो सिस्टम ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैकियोस्टोमी मास्क, नेजल कैनुला, ऑक्सीजन हुड और वेंचुरी मास्क। ओके तो सबसे बेसिक लो फ्लो कौन सा है, तो नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से अगर ऑप्शन 1 to 4 ml पर मिनट आए, 1 to 6 ml पर मिनट आए, तो करेक्ट आंसर 1 to 4 में जाना है। ओके 1 to 4 ऑप्शन ही नहीं है, देन 1 to 6 ml, तो सबसे कम किससे करते हैं, नेजल कैनुला। नेजल मास्क से जाए तो कम से कम 8 to 15 लीटर तक होता है। फिर नॉन रीब्रीथर मास्क होता है, रीब्रीथर मास्क होता है। क्लियर है, वेंचुरी मास्क सबसे प्रिसाइजली, वेंचुरी मास्क अगर आपको 34% ही देना है, सबसे प्रिसाइजली ऑक्सीजन लेवल देना है किसी पेशेंट को, विच मेथड इज यूज, देन यू कैन से वेंचुरी मास्क। व्हाट यू कैन से, वेंचुरी मास्क, मोस्ट प्रिसीजन, प्रिसाइज लेवल ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन, O2 एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, तो वेंचुरी मास्क। क्लियर है, ओके। ऑक्सीजन हुड किसमें, न्यूबॉर्न में यूज किया जाता है, न्यूबॉर्न में यूज किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाइपरकैप्निया मींस, हाइपरकैप्निया का मीनिंग क्या है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट को क्या बोलेंगे, टकैप्निया, सबको पता है। डिग्री अगर मोर देन 24, लेस देन 10 हो गई ब्रेडेप्निया। क्लियर है, इंक्रीज हार्ट रेट, एम जोधपुर में क्वेश्चन पूछा था, मोर देन 100 टकीकार्डिया, लेस देन 60 ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है, एवरेज कितनी होती है, तो एवरेज आप देख लो तो 60 to 100 इज द करेक्ट आंसर। इसका इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, एवरेज रेस्पिरेटरी रेट देख लो तो 12 to 20 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है? 12 to 20 और 16 to 20 हो तो 12 to 20 इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल हाइपर ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, एंड इन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, उसे क्या बोलेंगे? हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया, क्लियर है? हाइपरकैप्निया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, chemical that destroy cell are called, chemical which destroy cell is called asepsis, sepsis, parasynthesis, cytotoxic। asepsis, asepsis मतलब free from infection, free from infection। sepsis का मतलब है infection, सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन। पैरासिंथेसिस मतलब कौन से पेशेंट में करते हैं? असाइटिस। असाइटिस का पेशेंट है, उसमें से वो फ्लूइड को रिमूव करने के लिए पैरासिंथेसिस करते हैं। ऐसा असाइटिस किस में पाया जाता है? आप सबने सुना होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। क्लियर है? 500 ml तक फ्लूइड रिमूव करते हैं असाइटिस में, इसे बोलेंगे पैरासिंथेसिस। और साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक क्या है? साइटोटॉक्सिक जो सेल क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो किसको? सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं साइकोटॉक्सिक। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। विच इज योर करेक्ट आंसर? डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। All the following are sharp except, all of the followings are sharp except needle, ampoule, hammer, lancet। तो आप सबको पता है needle sharp, ampoule sharp, lancet are sharp, hammer are blunt object। So आपको वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी, किरोशा एकेडमी डाउनलोड करें, वहां पे प्रीवियस ओल्ड ईयर के पेपर है, आप उसको वेब में आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपीयर कर सकते हैं रियल बेस एग्जाम की तरह। ओके, 2 घंटे का पेपर है, आप सोल्व कीजिए, श्योरली इट विल हेल्पफुल टू अपीयर इन द एम्स नागपुर एग्जाम और मेनी एम्स एग्जाम। ओके, आप फ्रीली मेरे से बात कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी मिल जाएगा, या फिर ऐप में चैट के द्वारा बात कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरपायरेक्सिया मींस मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे तो हाइपरपायरेक्सिया हो गया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, लो बॉडी टेम्परेचर और कूल बॉडी टेम्परेचर। तो क्या है? वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? हाइपरपायरेक्सिया। अब बॉडी टेम्परेचर में क्वेश्चन पूछा है तो आप टेम्परेचर थर्मोमीटर से आप अगर एक्सिला से चेक करते हैं, फिर ओरल से चेक करते हैं और रेक्टल से चेक करते हैं। क्लियर है? तो 97.6, 98.6 और 99.6 ऑन एन एवरेज अपना बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6। तो ये नॉर्मल है तीनों एज पर द साइड। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या कहलाता है? कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब अगर आप इंटरनल ऑर्गन और ब्लड का बॉडी टेम्परेचर चेक करें तो कोर बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। नॉर्मल कितना है? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल कितना है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? ओके, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं फंडामेंटल में पढ़ देना आप। नेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। रिस्टोरिंग द पर्सन एबिलिटी टू फंक्शन एज इफिशिएंटली एज नॉर्मली हिज और हर कंडीशन विल अलाउ फॉलोइंग एन इंजरी, इलनेस और एक्सीडेंट। तो कोई भी इंजरी, आफ्टर एनी एक्सीडेंट और एनी ट्रॉमा, अगर वो वापस अपनी पुरानी फंक्शनिंग तक आ जाए लेवल तक, उसे क्या बोलते हैं? रिट्रीटमेंट, रिडंडेंसी, रिहेबिलिटेशन और रिक्रिएशन तो सबको पता है, इट्स कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। क्या बोलते हैं इसे? रिहेबिलिटेशन। बाकी सब आप डिक्शनरी में देख लेना। क्लियर है? आपको पता है अपना नर्सिंग टर्मिनोलॉजी। रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेलिटोसिस का मतलब क्या है? स्मोकिंग के बाद क्या करते हैं? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। हेलिटोसिस का मतलब है कोई भी ओरल इन्फेक्शन के बाद आपके माउथ से बैड ब्रेथ आना। क्या? बैड ब्रेथ आना, उसे क्या बोलेंगे? हेलिटोसिस। क्या बोलेंगे? हेलिटोसिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, इसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ द गम को क्या बोलेंगे? जिंजिवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग को क्या बोलेंगे? ग्लोसाइटिस। मुझे पता है, कोई आपको पूछ लेगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी क्या बोलते हैं?
और इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक क्या बोलते हैं, ये आ जाए, और आपके लिए ऑप्शन आ जाए, आपके लिए ऑप्शन आ जाए स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस तो मेजोरिटी ऑफ द स्टोमेटाइटिस का मतलब स्टोमक का इन्फेक्शन कर दोगे, लेकिन स्टोमेटाइटिस मतलब क्या है, स्टोमेटाइटिस मतलब ओरल कैविटी का इन्फेक्शन, किसका, ओरल कैविटी। स्टोमक को क्या बोलेंगे, तो गैस्ट्राइटिस। और गैस्ट्राइटिस का लिए जो गैस्ट्रिक सीए के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, उसमें जो साउंड आता है एच पाइलोरी, सबने पढ़ा होगा आपने, ये तो पढ़ाया भी होगा। तो एच पाइलोरी का जो यूरिया ब्रेथ स्मेल आती है, क्लियर है, ओके। अब हेलिटोसिस को क्या बोलते हैं, तो उसको बेड ब्रेथ बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। द टर्म एब्डक्शन इन द मूवमेंट मींस मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब था वही क्या चीज, ये हो गई अपनी मिड लाइन। अवे नियर मतलब क्या है, अवे किया तो ये हो गया अबडक्शन, नियर टू द मिड लाइन ये हो गया एडक्शन, ठीक है। फिर हो गया क्या, एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, सुपीरियर हो गया और इंफीरियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, एबडक्शन, तो एबडक्शन क्या है, मीन मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन, क्लियर है, ओके। बैक साइड पोस्टीरियर हो गया, फ्रंट साइड एंटीरियर हो गया, मूविंग टुवर्ड मिड लाइन हो गया एडक्शन, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन लेबर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ओबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेबर में कितने स्टेज होती है, 5 स्टेज, 3 स्टेज, 2 स्टेज, 6 स्टेज। यहाँ पे अच्छा हुआ कि 4 स्टेज नहीं दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो लेबर में कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज। अब कभी कभी क्वेश्चन, समटाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, इवेंट कौन सा होता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में क्या होगा, ट्रू लेबर पेन, पेन से फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड लेबर पेन में, सेकंड स्टेज में क्या होता है, फुल डायलेशन, बिगिन विद द फुल डायलेशन टू एक्सपुल्शन ऑफ फीटस, क्लियर है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, फीटस, डिलीवरी ऑफ द फीटस, प्लेसेंटल डिलीवरी पूछ सकते हो, क्या होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन, क्लियर है। तो ये 3 स्टेज ऑफ द लेबर है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज बिगिन टू ट्रीटमेंट विद द हाइपोकैलेमिया। पेशेंट को क्या है, हाइपोकैलेमिया है, टी वेव इन्वर्जन होगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द यू वेव होगा ईसीजी चेंज में। व्हेन इवैल्यूएटिंग हिज रिस्पांस टू पोटेशियम रिप्लेसमेंट, नाउ पेशेंट इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम रिस्पांसमेंट। नाउ एज ए नर्स यू हैव टू इवैल्यूएट इट। Therapy, which of the following changes in his assessment should you observe for? अब potassium replacement you are giving, then what you will expect, that worsening of the constipation, मतलब हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, इन हाइपोकैलेमिया पेशेंट में फील कॉन्स्टिपेशन, इफ constipation is again worsening, then or your replacement therapy is not working, so it is wrong. Next B, increasing the muscle strength. In hypokalemia muscle weakness are there. If it is increasing the strength, means your treatment is working. Option C, improving the visual acuity, irrelevant. Option D, because decrease the serum glucose level. Already in hypokalemia serum glucose level is decreased. If your treatment isn't working, then it may be again decreased. So your answer is the B, increasing the muscle strength, then your treatment is exactly working. Okay, next question. Again we are moving to next question. A patient requests that an IV not be initiated in his hand. What is it? This is our hand, upper arm, forearm, okay, and you can call it is the hand. If patient request, don't put IV cannula in hand. Hand include, if you go to the Google and study about the hand, this full hand is called arm. So hand include these fingers and palm. So if he asks don't put cannula over the hand, then what will be your second priority? That is the answer, option A. You choose antecubital fossa, lower extremities, C forearm, D upper arm. So what is the correct answer? Then you will move to the forearm, because this part called as a forearm. And again, if you don't get any artery, any vein, then you have to go to the antecubital fossa. Okay, very good. Next question. We'll move to the next question. A nurse is to give a newly ordered antibiotic.
As a nursing officer, nurse has to give neuro-order antibiotic to a patient with a wound infection. Now, patient is having wound infection. Which of the following should the nurse do first? Option A, change the dressing and note wound appearance. ड्रेसिंग को चेंज करनी है, वुंड अपीयरेंस को नोट करना है. गिव एंटीबायोटिक बिफोर मील टाइम. बिफोर मील टाइम एज ए नर्स टू गिव एंटीबायोटिक. चेक ऑल द एलर्जीज ऑफ द पेशेंट. डी, चेक द पेशेंट टेम्परेचर. सो C is the correct answer. Check the all allergies of the patient. So before administering any antibiotic, you have to do sensitivity test intradermally, or within few minutes you will get the result. He is having allergy or not. So C is the correct answer. Next question from ABG. Every exam 1 or 2 question will be there. ABG. Okay. Which pH value represent acidosis? It's asked about the acidosis. 7.49, 7.6, 7.26, 7.46. So normal pH value. pH value क्या है? 7.35 to 7.45. If less than 7.35, then it's called acidosis. तो यहाँ पे then it's called acidosis. तो यहाँ पे 7.35 से नीचे कौन है? 7.26. Then it is your correct answer. If more than 7.45, that is called alkalosis. Alkalosis. और एग्जाम में पूछेगा विटामिन वोमिटिंग में एसिडोसिस होता है कि अल्कोलोसिस होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सर अल्कोलोसिस होता है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? विजिबल है कि नहीं आप तक? शायद विजिबल नहीं होगा तो मैं क्लियर कर लेता हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब पीएच वैल्यू आपको पता चल गया 7.35 टू 7.45. एवरेज नॉर्मल पीएच कितना होता है? एवरेज है तो 7.4 इज द एवरेज. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. ओके, एबीजी टेस्ट, एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? एबीजी. एबीजी टेस्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो उसे क्या बोलते हैं? एलन टेस्ट. कौन सा करते हैं? एलन टेस्ट. क्लियर है? इसके बाद प्रेशर अप्लाई करना है. प्रेशर अप्लाई करना है फॉर 5 मिनट. क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A nurse should recognize that a patient is having reaction to the zidovudine. Zidovudine कौन सी है? ART. ART किसमें यूज होती है? Commonly used in AIDS. Commonly used in AIDS patient. अब कौन सा ऐसा रिएक्शन अकर है? तो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन क्या है? स्किन रैश. स्किन रैशेस. सबसे लाइफ थ्रेटनिंग क्या है? स्किन रैशेस. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? रैशेस. ओके, एलर्जी की वजह से स्किन रैश हो सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूट्रोपेनिया करती है. न्यूट्रोपेनिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका जो एड्स का पेशेंट है, जिडोविडिन ले रहा है, तो उसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन आपको असिस्ट करना होगा? इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन आपको असिस्ट करना होगा? तब आपका आंसर क्या रहेगा? सर हमें क्या, न्यूट्रोपेनिया को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? देन चेक द सीबीसी. चेक सीबीसी. क्लियर है? चेक सीबीसी करेंगे. ओके, चलो गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है. अ नर्स हैज क्वेश्चन अबाउट हाउ अ नर्सिंग लाइसेंस इज रेगुलेटेड. मतलब नर्सिंग लाइसेंस कैसे रेगुलेट होता है? तो सबका करेक्ट आंसर होगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू. एज वी ऑल रजिस्टर्ड इन अवर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग. महाराष्ट्र पीपल, महाराष्ट्र थ्रू केरला नर्सिंग काउंसिलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग. क्लियर है? If you want to work in the particular state, then you have to go to the state nursing counseling for your registration. Next question. Which of the following mechanism does your body use to compensate for the shock? Shock patient है, shock में hypotension हो सकता है, hypovolemia हो सकता है. If particularly ask about the any shock that is life threatening condition, particular किसी के बारे में नहीं पूछा जाता है तो go for hypovolemic shock. तो उसमें क्या करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होगा. स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगा. तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2 चीजें. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब है फाइट एंड फ्लाइट. फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ो या मरो, किसका होता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तब होता है. तो शॉक में क्या होगा? वही होगा, लड़ो और मरो. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा. शॉक में देखो तो हार्ट बीट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्लो हार्ट बीट होती है.
क्लियर है, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बताओगे सर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो खाओ और मौज करो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट किससे रिलेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। Next question, which of the following symptom would alert the nurse about the potential for inhalation injury a patient who has house fire? If patient has a house fire, then how you can identify patient has having a inhalation injury? तो कैसे पता चलेगा? inhalation means आपके नोज में जो हेयर होते हैं वो सिंक्ड हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, तो पता चलेगा पेशेंट को inhalation हुआ है कि नहीं हुआ है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन क्या बताता है? जुगुलर वेन का डिस्टेंशन मतलब कहीं ना कहीं आपके राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, देन जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। इंक्रीज कैपिलरी फीलिंग नहीं होगा, पेरिफेरल एडिमा से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? सिंग्ड नेजल हेयर, नोज के जो हेयर होंगे वो जल जाएंगे। Next question, which of the following is modifiable cardiovascular risk factor that should be noted during patient data collection? Age, ethnic, gender or tobacco use. Which one is the modifiable and non-modifiable risk factor? Then age we cannot modify, ethnic we cannot modify, gender we cannot modify, but we can modify tobacco use. We can ask him, we can promote his behavior to don't use tobacco. Clear है? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया D is the correct answer. Which one is the correct answer? Tobacco use. Come on, next question. Next question, a nurse is planning care for a patient who is at risk for the aspiration. A nurse is planning care for a patient who is at risk for the aspiration. Which of the following does the nurse understand increase the older patient risk for the aspiration? Why older patient are the more risk or more prone for the aspiration? Because increase gag reflex, decrease lung capacity, decrease gag reflex और increase lung capacity। तो जीरियाट्रिक में कुछ चेंजेस होते हैं, उनका ग्रेग रिफ्लेक्स क्या होता है, डिक्रीज हो सकता है, इसलिए वो क्या एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पोस्ट ऑपरेटिवली कब अपन फ्लूइड लिक्विड क्लियर फ्लूइड देते हैं? जब टिल उसका गैग रिफ्लेक्स और वोवल मूवमेंट हो जाए तब देना है। तो गैग रिफ्लेक्स को मेजर करना है, क्यों? अगर गैग रिफ्लेक्स पता चल गया तो क्या होगा, तब वो पी सकता है कोई भी लिक्विड, क्योंकि उसको एस्पिरेशन का खतरा नहीं रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट important technique for nurse to use during patient care to prevent infection transmission? सबसे इन्फेक्शन के क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सी है? टू वियर द ग्लव्स, टू वियर द गाउन, वॉशिंग हैंड और वियरिंग मास्क। तो मेक श्योर कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज द करेक्ट आंसर, उससे क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition caused a decreased level of the consciousness commonly found in patient experiencing shock? कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है? सेरेब्रल हाइपोक्सिया, सीवियर पेन, एंडोटॉक्सिन, सेरेब्रल एडिमा। तो क्लियर है आपका कि सेरेब्रल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब है डिक्रीज O2 इन टिश्यू। क्लियर है? डिक्रीज O2 इन टिश्यू, डिक्रीज O2 इन ब्लड का मतलब है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया या फिर एनोक्सेमिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। और ब्रेन में अगर 4 मिनट से ज्यादा ब्लड नहीं पहुंचे तो सेरेब्रल हाइपोक्सेमिया है। और आपको पता है न्यूरॉन आर इररिपेरेबल, वो रीजनरेट नहीं होते, वो डेथ हो गए मतलब खत्म, खल्लास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ओके चलो बहुत बढ़िया। अ नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ नर्स who assume all patients have the same belief or his or her own culture exhibit culture stereotyping, culture dominance, ethnocentrism or cultural sensitivity। तो जो actually the nurse who is assume that patient have the same belief as his or her own culture exhibit, तो ये चीज को क्या बोले? इथेनोसेंट्रिज्म। आपने रिसर्च में देखा हो इथेनोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ द कल्चर। तो इथेनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि पेशेंट क्या सोचता है उसके सेम बिलीफ होंगे एज पर द बाकी कल्चर का भी अपने बिलीफ से ही सोचेगा, इथेनोसेंट्रिज्म बोलेंगे। और कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि वो यही लाइक हिंदू विल थिंक अबाउट द मुस्लिम,
as every Muslim are the same. That is stereotyping of the thinking. Like Christians, we can take an example of the any culture, Hindu, Christian, Muslim and many etc. Okay, cultural dominancy, cultural sensitivity. तो इसको क्या बोलते हैं? इथनोसेंट्रिज्म. क्या बोलते हैं? इथनोसेंट्रिज्म. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में. विच लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक आपने सुना होगा. तो आइसोटोनिक कौन सा है? 0.9% NS. 0.9% NS इज आइसोटोनिक. और 1 लीटर 1000 ml NS में कितना सोडियम होता है? तो 9 ग्राम सोडियम होता है. कितना होता है? 9 ग्राम सोडियम. 0.45 NS, दिस इज हाइपोटोनिक. दिस इज हाइपोटोनिक. क्लियर है? D5 with only plain water, that is again isotonic. But D5 with 0.45% NS, 0.25% NS or 9% NS with D5 we use, that is called hypertonic. This is hypertonic. Clear है? So solution you have to make sure that you will clear the question. Next question. In which area should the nurse assist the patient who is on bed rest for the presence of edema? Bed rest patient के लिए presence of edema कैसे चेक करेंगे? सैक्रम पे, स्टर्नम पे, आर्म पे या एंकल पे? तो सैक्रम अगर सुपाइन में बेड रेस्ट पे सोया तो सुपाइन में ही सोएगा. तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे? सैक्रम में. तो सैक्रम पे प्रेशर अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं. स्टर्नम प्रोन पोजीशन पे आर्म और एंकल आर इररिलेवेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse note that patient undergoing treatment for bone cancer having difficulty in walking. For which oncological emergency should the patient assist? Hypercalcemia, tumor lysis syndrome, superior vena cava syndrome, spinal cord compression. So tumor oncological emergency कैसे बोल सकते हैं कि अगर spinal cord compression हो जाए, क्या हो जाए? spinal cord compression, then उसका क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है. तो कोई भी ट्रीटमेंट पे जा रहा है बोन कैंसर के लिए तो ये मेजर थिंग है. हाइपरकैल्सीमिया होगा ही क्योंकि बोन का डिमिनरलाइजेशन होगा, तो बोन से जो कैल्शियम है वो ब्लड में चला जाएगा. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम नहीं है, तो ये अपना मोर इन्फेक्शियस, मोर हाई रिस्क होता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईवी फ्लूइड आरएल कंटेंट. आरएल में क्या होता है? ठीक है, रिंगर लैक्टेट. आप सबने सुना होगा रिंगर लैक्टेट. तो रिंगर लैक्टेट में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. इसके साथ आप बोल सकते हो सोडियम लैक्टेट. ये सब होता है आरएल में. सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. अ नर्स हु इज टीचिंग अ पेशेंट अबाउट द वैक्सीन वुड बी करेक्ट इन टीचिंग दैट वैक्सीन प्रोवाइड विच इम्यूनिटी. इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आएगा. एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. क्या आएगा? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्वेश्चन पूछा जाता है. एक्टिव इम्यूनिटी में फिर दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड एक्टिव, नेचुरल एक्टिव. क्लियर है? पैसिव भी होगी, नेचुरल पैसिव और एक्टिव, नेचुरल पैसिव और एक्वायर्ड पैसिव. तो ये पूछा आप वैक्सीन दोगे, क्या दे रहे हो? वैक्सीन मतलब इंजेक्शन दिया, मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियली. आपने कैसे दिया? आर्टिफिशियली. और एक्वायर्ड एक्टिव, आर्टिफिशियल आपने वैक्सीन दी. किसमें वैक्सीन दी आपने? कौन सी वैक्सीन? डीपीटी वैक्सीन दी. डीपीटी. उसके बाद पेशेंट को क्या आया? फीवर आया, मतलब आपने डीपीटी के थ्रू वैक्सीन दी, दैट इज आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड होगी. और उसको फीवर आया मतलब बॉडी को उसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, दैट इज एक्टिव. आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड, एक्टिव. ओके. अब नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव क्या कहलाता है? नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव. क्लियर है? नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव क्या होता है? आपका मदर टू बेबी जो होगा वो पैसिवली प्रदान करेंगे पूरी एंटीबॉडी. नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव का मतलब है जैसे चिकन पॉक्स हुआ, इसके बाद लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप होगी नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव की. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव मतलब रेबीज का जो वैक्सीनेशन करते हैं वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव हो गई. कोई एंटीडोट देते हैं वो भी जो चीज हो गई. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is hereditary material of the cell? सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा होता है? प्रोटीन एंड राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड क्रोमोसोम. तो डीएनए एंड क्रोमोसोम क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल है. क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 46 इन नंबर होते हैं. क्लियर है? 23 पेयर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
What is BHFI? BHFI क्या कहलाता है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एंड इनिशिएटिव, बेबी हॉस्पिटल फॉर इलनेस, बेबी हॉस्पिटल एंड फैमिली इंस्टीट्यूट और बेबी हेल्थ फॉर इलनेस। तो BHFI क्या कहलाता है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कहलाता है, सबको पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस ऑफ द टर्म नियोनेट। टर्म नियोनेट का नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होता है? तो सबसे पहले 33 to 35, क्लियर है? हेड सर्कम्फ्रेंस क्लियर है। चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना होगा? 31 to 33 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल कब हो जाएंगे? दोनों इक्वल कब होंगे? 1 ईयर पे दोनों इक्वल होंगे, हेड एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 35 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सर्विस अंडर द ICDS। ICDS का मेन वर्कर कौन सा होता है? तो आंगनवाड़ी वर्कर। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। कब लॉन्च हुई थी? 1975 में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है? स्कीम में एक्सेप्ट पूछा है, अगेन सेकंड क्वेश्चन है एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है इसमें टर्शरी, आंगनवाड़ी में टर्शरी केयर सिस्टम थोड़ी मिलते हैं, बाकी सप्लीमेंट, रेफरिंग और इम्यूनाइजेशन सब कुछ होता है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a newborn who weighed less than 2500 gram is considered as a baby with the low birth weight, appropriate for the age, small for the age, baby with the high birth rate। तो low birth weight किसे बोलते हैं? less than, normal birth weight कितना है? normal birth weight कितना है? तो 2500 ग्राम। अगर less than 2500 ग्राम, that is called low birth weight। less than 1500 ml, that is a very low birth weight। less than 1 kg, extreme low birth weight। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। लो बर्थ वेट इज इंपॉर्टेंट, तो याद रखना 2500 से नीचे हो गया उसे बोलेंगे लो बर्थ वेट। तो आपका क्लियर आंसर कौन सा हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पोस्टीरियर फोंटानेली कब क्लोज होता है? तो आपका एंटीरियर फोंटानेली तो कब क्लोज होगा? 2 to 3 में पोस्टीरियर होगा। एंटीरियर फोंटानेली कब क्लोज होता है? तो याद रखना 1.5 ईयर एंटीरियर, और उसको 18 मंथ बोलते हैं, क्लियर है? और 6 to 10 वीक में होता है क्या? 1.5 मंथ to 3.5 मंथ या 2.5 मंथ बोलते हैं। तो वो होता है कौन सा? पोस्टीरियर फोंटानेली, क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसिटोअमाइनोफेन इज टॉक्सिक टू। एसिटोअमाइनोफेन इज टॉक्सिक टू। एसिटोअमाइनोफेन को क्या बोलते हैं? PCM, पैरासिटामोल, और क्या बोलते हैं? टाइलेनोल, क्लियर है? अलग अलग नाम से जाना जाता है। एसिटोअमाइनोफेन जब देते हैं इसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म किस में होता है? लीवर में। और जब आप एक्सेसिव एसिटोअमाइनोफेन खाएंगे तो लीवर को लिए टॉक्सिक होती है और लीवर डैमेज होता है, क्लियर है? चलिए, क्लीन कैच मिस स्ट्रीम इज यूज्ड इन। क्लीन कैच मिस स्ट्रीम किस में होता है? आप सबको पता होगा, यूरिन सैंपल में। क्लीन कैच मिड स्ट्रीम ऑफ द यूरिन किस में चेक करते हैं? तो आप सबको पता है सर, यूरिनरी सैंपल में करते हैं, क्लियर है? CSF एनालिसिस, क्लियर है? CSF एनालिसिस किसके थ्रू करते हैं? तो लंबर पंक्चर L3 L4 में करते हैं। पस सैंपल और ब्लड सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड फेज ऑफ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। इनिशियल फेज को बोलते हैं, फर्स्ट फेज को ओरिएंटेशन फेज, सेकंड को वर्किंग फेज और थर्ड को टर्मिनेशन फेज। तो सेकंड फेज कौन सी है? वर्किंग फेज। अब ये घुमा के क्वेश्चन पूछा, द स्टेज ऑफ द लेबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस, कौन सी आ गई? तो आपकी आ गई कौन सी? सेकंड स्टेज। कौन सी आ गई? सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? ट्रू लेबर पेन टू फुल सर्विकल डायलेटेशन। सेकंड स्टेशन फुल सर्विकल डायलेटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। थर्ड स्टेशन प्लेसेंटल सेपरेशन या फिर एक्सपुलेशन ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस टाइप मोस्ट फेवरेबल इन नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द फीटस, तो गायनेकोइड पेल्वोइड कौन सा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या फिर फीमेल पेल्विस बोलते हैं। Which was the earliest type of the nursing in India? Civilian, military, missionary और male nursing? तो military nursing सबसे पहले आई थी इंडिया में। Who invented the thermometer? थर्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया? तो गैलीलियो जिलीली ने थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट रिसर्च से रिलेटेड है, द एक्सिस्टेंस ऑफ द नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप सबको पता है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तो उसे क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस। उसे क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस। रिसर्च के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए अपन एक टेस्ट अरेंज कर देंगे ऐप के अंदर, सो किरोशा एकेडमी जरूर डाउनलोड करें, तो उससे ही क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ सकती है। क्लियर है? ये कुछ फ्यू रिसर्च के भी क्वेश्चंस है। देखते हैं, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च, इंटरवेंशनल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और बेसिक रिसर्च। रिसर्च आप सब एक्सपर्ट हो, बेसिक रिसर्च बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं, तो किसका मेथड नहीं है? क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स है उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोरल ऑब्लिगेशन that individual should be faithful their commitment to and promise is called as confidentiality, fidelity, accountability, veracity। तो याद रखना fidelity इसका आंसर है, veracity मतलब to tell truth, विरासिटी का मतलब है टू टेल द ट्रूथ। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने अपना एक्सपीरियंस और जो एम्स देवधर का पेपर सोल्व करने की कोशिश की आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और किरोशा एकेडमी को जरूर डाउनलोड कर ले। बी इन टच। एम्स नागपुर के लिए जरूर आपका समय चला गया होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी, लेकिन फ्यूचर में एम्स मंगलागिरी का एग्जाम आ रहा है। एम्स नागपुर की 17 सीटें, कितनी सीटें? 17 सीटें। मतलब अगर आप महाराष्ट्रियन हो, कमिंग 2 ईयर में अगेन ऑलमोस्ट 20 सीट फिर से आएगी रेगुलर रिक्रूटमेंट में, ये चीज ध्यान रखना। तो जुड़े रहें हमसे, हम आपके लिए जरूर हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये जो लोगो है किरोशा एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को लाइक कर ले, व्हाट्सएप से जुड़ जाए या पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर ले ले, आप जरूर जुड़े रहे। 100% मैं अश्योर कर रहा हूं कि आपको हमसे जरूर कोई ना कोई हेल्प मिल पाएगी, मिलके काम करेंगे और आगे जरूर बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ब्रीफली बता दूं, एम्स देवघर का जो पेपर था उसमें रिटर्न एग्जाम में क्वालिफिकेशंस जो मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे, एक सीट में 15 कैंडिडेट लेने थे, और एम्स ट्यूटर का कोई भी एग्जाम हो 1000 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं देते, तो क्या कॉम्पिटिशन है? ये कॉम्पिटिशन ही नहीं है रिटर्न एग्जाम में। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच। एम्स नागपुर का जो एग्जाम है उसमें रिटर्न क्लियर करके 1:3, मतलब एक बार आप रिटर्न 50 कैंडिडेट्स में आ गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, समझ लो। 3 कैंडिडेट में एक जने को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।